दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था हाल ही में चर्चित स्वैम्प डेयर की आयुसीएन स्थिति क्या है। आपके ऑप्शन थे वल्नरेबल, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, थ्रेटेंड या फिर लीस्ट कंसर्न। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी कि वल्नरेबल। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। इसी तरह अपने सुझाव प्रतिक्रियाएं जवाब हमें भेजते रहिए, हमें इसका इंतजार रहता है। चलिए अब आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में मानस नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में स्वैम्प डियर की आबादी में वृद्धि दर्ज की गई है। बता दें कि स्वैम्प डियर या दलदली हिरण भारतीय उपमहाद्वीप में वितरित एक हिरण प्रजाति है। इसे 12 सिंगा भी कहा जाता है। ये सर्विडे परिवार से संबंधित है, जो भारत और नेपाल के खुले जंगलों एवं घास के मैदानों में पाया जाता है। ये मुख्य रूप से घास और आर्द्रभूमि के पौधों को खाता है। इसकी आयुसीएन स्थिति वल्नरेबल है, इसलिए विकल्प ए सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वल्नरेबल ए। दोस्तों, आज टुडे जीके को हम पुराने कलेवर में ही पेश कर रहे हैं, लेकिन हम कल टुडे जीके को नए नाम से और नए कलेवर में पेश करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी नई पेशकश आपके बेहद काम आने वाली है और आपकी तैयारी में सहायक होगी। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहा रालामंडल वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, मध्य प्रदेश। चलिए एक्सप्लेनेशन से आगे बात को समझते हैं। हाल ही में रालामंडल वन्यजीव अभ्यारण्य में वन विभाग द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के दौरान तितलियों की 2 दुर्लभ प्रजातियां पाई गई हैं। बता दें कि रालामंडल वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी और यह 5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। नर्मदा नदी इस अभ्यारण्य से होकर बहती है। यह अपनी कई एविफूना प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है, जिनमें से अधिकांश सर्दियों के मौसम में यहाँ प्रवास करते हैं। बताते चलें कि पहले इसका उपयोग होलकरों के शाही परिवार के सदस्यों के लिए शिकारगाह के रूप में किया जाता था। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखे गए एटोसेकंड शब्द के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह 1 नैनोसेकंड के 1 अरबवें हिस्से के बराबर है। कथन 2 है, ये एक टाइम स्केल पर उत्पन्न होने वाली छोटी पल्सेस हैं। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है या फिर है, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर न तो 1 न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। हाल ही में 3 भौतिकविदों को प्रकाश के एटोसेकंड पल्स पर उनके शोध के लिए 2023 का भौतिकी नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। बता दें कि एटोसेकंड समय की एक आश्चर्यजनक रूप से छोटी इकाई है। यह 1 सेकंड के 1 क्विंटलवें हिस्से या 1 नैनोसेकंड के 1 अरबवें हिस्से के बराबर है, इसलिए कथन 1 सही है। इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए यदि 1 सेकंड को ब्रह्मांड की संपूर्ण आयु को कवर करने के लिए बढ़ाया जाता है, तो 1 एटोसेकंड 1 सेकंड का एक अंश मात्र होगा। एटोसेकंड भौतिकी वैज्ञानिकों को सबसे छोटे कणों को बहुत कम समय के पैमाने पर देखने की अनुमति देती है। छोटी पल्सेस एक टाइम स्केल पर उत्पन्न होती है, जिसे एटोसेकंड के रूप में जाना जाता है, इसलिए कथन 2 सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसे 1995 में लॉन्च किया गया था। कथन 2 है, भारत इसका सदस्य देश नहीं है। और कथन 3 है, इसके निर्णय इसके सदस्यों पर बाध्यकारी नहीं है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल 1 कथन ही सही है। हाल ही में इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव यानी ICRI ने कहा कि वह कोरल इकोसिस्टम के संरक्षण और पुनर्स्थापना में मदद के लिए सार्वजनिक और निजी निवेश को सुरक्षित करेगा। बता दें कि इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव की स्थापना वर्ष 1994 में ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, जमैका, फिलीपींस, स्वीडन, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा की गई थी, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। इसके सदस्यों में अब 45 देश शामिल हैं, जो दुनिया की 3/4 प्रवाल भित्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत भी इसका एक सदस्य देश है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इसके निर्णय इसके सदस्यों पर बाध्यकारी नहीं है, इसलिए कथन 3 सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, केवल 1 कथन ही सही है। चलिए अगला प्रश्न देखें। हाल ही में समाचारों में देखी गई बसोहली पश्मीना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ये जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले का एक पुराना पारंपरिक शिल्प है। कथन 2 है, ये हाथ से काता गया एक उत्पाद है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है या फिर है, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर
न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल 2 कथन ही सही है। चलिए इस प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 100 साल से अधिक पुराने पारंपरिक शिल्प प्रसिद्ध बसोहली पश्मीना को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग मिला है। बसोहली पश्मीना जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले का पारंपरिक शिल्प है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। यह हाथ से काता गया एक उत्पाद है जो अत्यधिक कोमलता, सुंदरता और हल्के वजन, इंसुलेशन गुणों और विस्तारित जीवन के लिए जाना जाता है, इसलिए कथन 2 सही है। पश्मीना उत्पादों में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए शॉल, मफलर, कंबल और टोकरी शामिल है। बताते चले कि इस साल की शुरुआत में जम्मू संभाग के राजौरी जिले की प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग और चिकरी की लकड़ी को जीआई टैग मिला था। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, केवल 2 कथन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम स्वनिधि योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है यह केंद्र क्षेत्र की योजना है। कथन 2 है यह आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय के दायरे में आती है। और कथन 3 है ये सड़क द्वारा डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित करती है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सभी 3 कथन सही है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी कि पीएम स्वनिधि योजना ने देश भर में 50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडरों को अपना समर्थन देकर एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है। पीएम स्वनिधि एक केंद्र क्षेत्र की योजना है, यानी यह पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है, इसलिए कथन 1 सही है। यह आवासन और शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है, इसलिए कथन 2 भी सही है। ये योजना शहरी क्षेत्रों में बिक्री करने वाले सभी स्ट्रीट वेंडरों के लिए उपलब्ध है। यह योजना मासिक कैशबैक के माध्यम से स्ट्रीट वेंडरों द्वारा डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित करती है, इसलिए कथन 3 है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है, कभी कभी समाचारों में देखी जाने वाली ग्रेटर सैंड फ्लोवर की आयुसीन स्थिति क्या है? आपके ऑप्शन है वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट या फिर लीस्ट कंसर्न। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, लीस्ट कंसर्न। हाल ही में कोयम्बटूर के एक शहरी टैंक में ग्रेटर सैंड फ्लोवर यानी कि चैराड्रियस लेस्चेनाल्टी देखा गया है। आपको बता दें कि ग्रेटर सैंड फ्लोवर पक्षियों के फ्लोवर परिवार में एक छोटा वेडर है। ये लंबी दूरी के प्रवास के लिए जाना जाता है और आमतौर पर समुद्री तटों को पसंद करता है। ये एक मध्यम आकार का फ्लोवर है जिसकी चोंच लंबी और भारी होती है। यह ऊंचे ऊंचे क्षेत्रों में प्रजनन करता है जहां यह शुष्क खुले आवासों को पसंद करता है। इस पक्षी की आयुसीन स्थिति लीस्ट कंसर्न है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, लीस्ट कंसर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर अल्कोहलिक फैटी लीवर रोग यानी NAFLD के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है यह शराब के अधिक सेवन के कारण होता है। कथन 2 है यह शब्द लीवर में वसा के निर्माण के कारण होने वाली कई स्थितियों के लिए उपयोग किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है या फिर है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर न तो 1 न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2 कथन ही सही है। हाल ही में शोध से पता चला है कि गैर अल्कोहल फैटी लीवर रोग यानी NAFLD आंतरिक रूप से व्यक्तित्व विकारों से जुड़ा हुआ है। गैर अल्कोहल फैटी लीवर रोग लीवर में वसा के निर्माण के कारण होने वाली कई स्थितियों के लिए एक शब्द है, इसलिए कथन 2 सही है। वसा का यह निर्माण भारी शराब के सेवन के कारण नहीं होता, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। जब भारी मात्रा में शराब के सेवन से लीवर में वसा जमा होने लगती है तो इस स्थिति को अल्कोहल से संबंधित लीवर रोग कहा जाता है। आपको बता दें NAFLD के 2 प्रकार हैं। पहला है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर और दूसरा है नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस, इसलिए विकल्प बी सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, केवल 2 कथन ही सही है। चलिए अगला प्रश्न देखें। हाल ही में समाचारों में देखी गई DRDO द्वारा विकसित VSHORAD वशोड मिसाइल प्रणाली एक है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल या फिर बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। हाल ही में भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान ने स्वदेशी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस यानी वशोड VSHORAD मिसाइल प्रणाली की 30 इकाइयों की खरीद के लिए एक प्रवृत्ति शुरू की है। वशोड एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे विशेष रूप से कम दूरी पर कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये कम दूरी की हल्की और पोर्टेबल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं जिन्हें व्यक्तियों या छोटे समूहों द्वारा दागा जा सकता है। इसे हेलीकॉप्टरों और कम उड़ान वाले विमानों सहित जमीनी बलों
और महत्वपूर्ण संपत्तियों को हवाई खतरों से बचाने हेतु कम दूरी की वायु रक्षा क्षमताएं प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। चलिए अब हम पहुंच गए एपिसोड के अंतिम प्रश्न पर। तो अंतिम प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखी गई स्प्रिंट पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसे 2022 में लॉन्च किया गया था। कथन 2 है, इसका उद्देश्य घरेलू कंपनियों द्वारा विशिष्ट रक्षा प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देना है। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने 12 स्वायत्त हथियार युक्त नाव झुंडों के लिए आवश्यकता के अनुसार AON मंजूरी दी है, जिन्हें पुणे स्थित सागर डिफेंस इंजीनियरिंग द्वारा विकसित किया गया है। सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड विशेष रूप से स्प्रिंट ढांचे के तहत IDX यानी कि रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार डिस्क 7 कार्यक्रम के विजेता के रूप में उभरा है। बता दें कि स्प्रिंट घरेलू कंपनियों द्वारा विशिष्ट रक्षा प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देने की पहल है, इसलिए कथन 2 सही है। इसे जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था, इसलिए कथन 1 सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। चलिए अब नोट कर लीजिए आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न। भारत में किस स्थान पर हैप्लोक्लास्टस नीलगिरिनस पाए जाने की सबसे अधिक संभावना है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में कुछ और नए सवालों और जानकारियों के साथ। तब तक आप सभी का शुक्रिया।